नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की। आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और साथ में एलओपी राहुल गांधी भी थे। इसके अलावा आरजेडी के दूसरे नेता जैसे कि मनोज झा भी वहां साथ में मौजूद थे। 17 अप्रैल को ही बिहार में महागठबंधन की एक बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि उसमें सीटों के समझौते की बात होगी। साथ ही अभी एक विवाद और है कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं। हालांकि दावेदारी तेजस्वी की है, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और दोनों ही पक्षों ने इसको लेकर अभी तक अपनी जुबान पे ताला लगाया हुआ है। हम बात करेंगे इस पूरी सियासत पे। मैं अपने पहले पैनल का परिचय करा दूं आपसे। सुमित सर हमारे साथ हैं, विचित सर साथ हैं, पंकज सर आज हमारे साथ हैं, मयंक सर साथ में हैं, शादाब जी और संजय सर भी पैनल में मौजूद हैं। तो पहला राउंड उस ओपनिंग स्टेटमेंट सब लोग देंगे अपना और 2 मिनट मैक्सिमम आपको पहले राउंड में बात करनी है। तो पंकज सर आपसे स्टार्ट करते हैं। आप जानेंगे कैसे? 2 मिनट घंटी बजा देंगे बाद में? वो नहीं, सुमित सर के पास रहता है, टाइमर रहता है। टाइमर रहता है। ये जो देखिए 2020 के चुनाव में तेजस्वी ही महागठबंधन की तरफ से चेहरा थे। 5 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि उसको लेकर के कि दोनों ही पक्ष उस पर जवाब नहीं देते कि गठबंधन का चेहरा, महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। और ये बार बार जो खबर आ रही है कि पिछली बार आरजेडी और कांग्रेस साथ में मिलकर लड़े, कांग्रेस 70 पर लड़ी लेकिन परफॉर्मेंस खराब था, सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। उसको लेके बार बार ये बात हो रही है कि कांग्रेस तो 70 पे ही दावा ठोक रही है लेकिन आरजेडी देने को तैयार नहीं। तो क्या इनमें कहीं बीच की कोई रास्ता बनने वाला है इसको लेकर के? सबके जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। देखिए, जब भी सीटों का बंटवारे की बात होती है, खासतौर से कांग्रेस और किसी क्षेत्रीय दल में, कितने भी मधुर संबंध क्यों नहीं रहे, खट्टा मीठा होता रहता है। और दोनों ही पार्टियों को पता होता है कि मेरी लक्ष्मण रेखा क्या है। बीते लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस समाजवादी पार्टी में देखा, दोनों को साथ जाना था। ये क्या है ना, माइंड गेम चलता है कि कौन कितना बार्गेन कर सकता है। क्षेत्रीय दलों में एक तरीके से धारणा ये है कि कांग्रेस देना नहीं चाहती है, लेना चाहती है और जानती भी बस इतना ही है। और पिछले बार का जो रिकॉर्ड है, जो लोग बिहार चुनाव पर नज़र रखते हैं, बिहार की राजनीति पर, कि ये तेजस्वी यादव के मन में ये बैठ गया है कि अगर कांग्रेस को हम 20 सीट 25 सीट कम दिए रहते तो शायद वो बिहार के मुख्यमंत्री हो जाते। आंकड़े भी कुछ इसी तरीके के कहते हैं कि 70 में 19 सीटें ही आरजेडी जीत पाई। उस हिसाब से लेफ्ट, खासतौर से माले का देखें तो 19 में बहुत अच्छा रहा। आप भी जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन होना ही है। सीटों का बंटवारा भी आखिरी दौर तक फॉर्मूला तैयार ही हो जाएगा। और जो चेहरे की बात कर रहे हैं उसमें कोई डाउट नहीं, सबको पता तेजस्वी यादव के अलावा कोई विकल्प है? जरा बताइए आप मुझे। कोई नहीं है। ये सब तो पोस्टरिंग होती है कि कौन होगा। कांग्रेस इस तरीके से दबाव बनाती है, नहीं कुछ तो एक नहीं तो 2 सीट कहीं और बढ़ जाएगा, वो भी उसमें कंडीशन ये है कि मुझे विनेबल जीतने वाला सीट चाहिए। ये सब थोड़ा सा बार्गेन कर लेते हैं। इसी सब के लिए सब लेखा जोखा हो रहा है। कोई बात नहीं, सबका फॉर्मूला कमोबेश तैयार है। वो 2-3 सीटों का फर्क पड़ सकता है। पशुपति पारस जी आ जाएंगे, मुकेश सैनी पहले से ही वहाँ थे, बीच बीच में कहा था, ऐसा बयान दे दिया कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई, बार्गेनिंग की पावर आ गई। मेन संकट इसका नहीं है, सीटों का तालमेल उनमें हो जाएगा, महागठबंधन रहेगा ही। मेन ये है कि ये सब मिल भी जाते हैं तो क्या कर लेंगे। क्या बिहार में, देखिए मैं यूपी को ज़्यादा जानता हूँ, जन्मभूमि भले बिहार की हो। यूपी में क्या होता है, चुनाव ज़्यादातर एक मंडल वर्सेस कमंडल, जिसको हम लोग अपने नैरेटिव में पत्रकार लोग बनते हैं, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ कमंडल पे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। बिहार में मंडल ही हावी रहा। पीछे विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल का एक इलाका था जहाँ एक जाले विधानसभा थी, जहाँ एक कैंडिडेट कांग्रेस ने दे दिया था, मस्कूर उस्मानी। उसकी वजह से थोड़ा हिंदू मुसलमान। आपका टाइम कंप्लीट हो गया, आप फिर भी जल्दी बस समराइज करिए आपने। भैया ऐसा नैरेटिव पे थोड़े हाथ पकड़ के लेंगे। चलिए। अरे तो गलत बात है। मैं फिर आपसे पूछा था कि सेकंड राउंड में फिर पूरा मौका मिलेगा, अभी फर्स्ट राउंड दिखा रहे हैं भाई साहब। दूसरी बात ये है, मेन पॉइंट पे ये आना है कि अभी से हम लोग इस पर विमर्श करें। सीटों का तालमेल ये सब हो जाएगा, आपस में कर लेंगे भाई बंधु की बात। बर्तन टकरा, 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब, राठौर जी। ये सब कैसे नरपिशाच जैसा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मेन ये है कि भाई ये जो पिछला इनका वोटों का गणित है ना, उसका कितना विस्तार कर लेंगे कि एनडीए का जो बुके है उसको ये हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, उस पर बात होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। माइक देना है। हाँ मैंग सर। पंकज जी को हम बहुत साल से जानते हैं, बहुत साल मतलब बहुत साल से। तो उनको एकदम से इतने खांटी टीवी पत्रकार रहे हैं ये कि उनको 2 मिनट कब हो गया होगा सबसे पहले उन्हीं को पता चला। पहले स्क्रिप्ट भेजते थे वो, तो बोलते थे कि ये 90 सेकंड की स्टोरी बनेगी। वो सोचिए 25 साल पहले ये जब स्क्रिप्ट भेजते थे तो बोलते थे 90 सेकंड की स्टोरी है ये।
तो वो आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाएगा 2 मिनट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए जबरदस्ती का ठीक है खेले हुए थे एक दूसरे। ठीक है स्टार्ट मुद्दे पे आइए मुद्दे पे आइए ये 2 मिनट से इसको काट दिया जाए। अब स्टार्ट करिए हम कभी भी देखिए सवाल पे आ जाते हैं। हम राहुल कभी गांधी भी- बार बार देखिए हम कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे। राहुल गांधी बार बार दौरे कर रहे हैं, 3 महीने में 3 दौरे हो गए। ठीक है अरे सवाल भी नहीं पूछ 1 मिनट और भी लेकर के इनके बारे में और कुछ बोल सकते हैं, समय नहीं जुड़ेगा। राहुल गांधी 3 महीने में 3 बार दौरे कर चुके। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा तेजस्वी ने निकाली, राहुल गांधी भी उसमें गए। कांग्रेस मतलब अपनी दमदारी दिखा रही है और जो सीएम कौन होगा इसके सवाल पे भी कोई अभी स्पष्ट मामला नहीं है। तो क्या लग रहा है खेल क्या है पूरा? सीएम वाले मामले पे तो एकदम अक्षरशः संजय ये पंकज जी की बात से हम जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है अपोजिशन कैंप में कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। हाँ, एक थोड़ा सा सब जो जोर मार रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये है, सबको लग रहा है क्या कि थोड़ा सा वैक्यूम है अभी, थोड़ा सा वैक्यूम। कई सालों के बाद दो जो पॉलिटिक्स, बिहार की पॉलिटिक्स 2 पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द घूमी है, लालू यादव और नीतीश कुमार। लालू यादव ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं और नीतीश के बारे में भी ये इम्प्रेशन जा रहा है कि शायद ये उनका आखिरी है। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी, इस पे भी हो सकता है कन्फ्यूजन हो। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि सेमी रिटायरमेंट वाली स्थिति में है, इसीलिए सबको लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है। तेजस्वी को भी जोर से लग रहा होगा, कांग्रेस को भी लग रहा है कि मेरे लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है रिवाइव करने का, और बीजेपी को भी लग रहा है कि हम अपने दम पे कुछ बड़ा खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए बिहार के पॉलिटिक्स में और खास करके महागठबंधन की तरफ से आप देखेंगे कि पहल बहुत पहले शुरू हो गई है। कांग्रेस के बारे में कभी इम्प्रेशन नहीं आया कि इतना पहले कांग्रेस ने तैयारी शुरू की हो। 2 मिनट हो गया होगा मेरा। बोलिए चलिए सर कंटिन्यू। ठीक है, हो गया। हाँ। सुमित सर, एक तो जो एक बात यह है कि कांग्रेस 70 पे लड़ी, 19 ही जीती, स्ट्राइक रेट उनका बहुत खराब रहा। उस हिसाब से माले का आप देखेंगे कि 19 लड़ी 12 सीटें जीती, इवन लोकसभा में भी वो 3 लड़े 2 पे जीते। तो ये चर्चा है कि अब माले भी दावेदारी ठोक रही है कि भाई हमको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए क्योंकि हम तो बेटर परफॉर्म करते हैं। और जैसे कि बात दोनों ने ही कही कि भाई कांग्रेस दमदारी इसलिए दिखा रही है कि उसको भी अपना होल्ड बना के रखना है। और ये बात भी सही है कि गठबंधन तो यही रहेगा और कांग्रेस को इग्नोर करना आरजेडी के भी बूते की बात नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि एमवाई के अलावा जो दूसरे इक्वेशंस आते हैं। सवाल पूछिए ना। हाँ, तो इसी सवाल क्या है? अपनी राय सारी दे देते हैं। इसी मुद्दे पे आपका किस opinion? मुद्दे पे? इसी कांग्रेस मुद्दे पर पे। कि एनडीए पर? गठबंधन को लेके गठबंधन दोनों तरफ है। एनडीए को भी इसमें शामिल करेंगे जो इन्होंने नीतीश 2 वाला मिनट में सवाल- नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप 2.5 मिनट ले लीजिए। अच्छा, मैं ऑन कर देता हूँ भाई, ईमानदारी सबके लिए होनी चाहिए। लीजिए, देखो बिहार का चुनाव इस वक्त की, आज की तारीख में, जब हम 6 महीना दूर हैं, 7 महीने करीब, तो अभी बिल्कुल इक्वली पॉइज्ड है इस वक्त पे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, मैं कुछ तर्क बताता हूँ, अपने तर्क, इसको काटिएगा आप लोग, तभी तो चर्चा आगे बढ़ेगी। अगर नीतीश कुमार की तबीयत ठीक होती, अगर नीतीश कुमार ये चुनाव खुद लड़ रहे होते, तो मैं शायद ये नहीं बोलता। पर मुझे शक है कि नीतीश कुमार ये चुनाव खुद लड़ रहे हैं, और मुझे इस बात की बहुत आशंका है कि आने वाले 6-7 महीने में जब नीतीश कुमार की तबीयत अगर ऐसी ही रहती है, जो आज की तारीख में जो दिखाई देते हैं कैमरे के सामने, जिसको हम स्टेबल कहते हैं डॉक्टरी की भाषा में, इसी स्थिति पर अगर वो स्टेबल रहते हैं, तब तो चुनाव बहुत मुश्किल है जेडीयू और बीजेपी के लिए। और अगर ये और डिटोरिएट कर जाती है, जिस तरह की वो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह वो पब्लिक में अपीयरेंस उनका आ रहा है, जिस तरह वो बोल दे रहे हैं, तो ये बिहार का यूथ जो पिछले 20-22 साल से इनको ही मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है, जो पहली बार वोट डालने जाएगा, जो 18 साल का इस बार हो रहा होगा, वो क्या इंप्रेशन लेके जाएगा कि मैं किसको मुख्यमंत्री चुनने वाला हूँ। क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा तो यही है। आज तो सब जगह से क्लैरिटी आ गई, नायब सिंह सैनी के उस बयान के बाद बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि चेहरा यही है, इन्हीं के नाम पे लड़ा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ना, उनकी जब वो बीमार हैं, जब वो स्वस्थ नहीं दिखाई देते हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क बीजेपी ले रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं दूसरे गठबंधन की बात करूं, महागठबंधन की बात करूं,
तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, तो कांग्रेस को तैयार रहना पड़ेगा कि उसको 50 के आसपास ही सीटें इस बार मिलेंगी। अगर कांग्रेस जबरन की जिद करेगी तो वही हाल होगा जो हरियाणा में हुआ और महाराष्ट्र में हुआ। कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें मिली थी तो वो 17 जीत पाए थे, और उसके बाद कितनी सीटें कांग्रेस हार गई, जिस वजह से तेजस्वी का मुख्यमंत्री पद आते आते रह गया। इस बार दो नई छोटी पार्टियां जुड़ रही हैं, 2 मिनट 2 सेकंड हो गया है। दो छोटी छोटी पार्टियां, जैसे पासवान साहब की पार्टी जुड़ रही है, पशुपति पारस की, और सैनी साहब की सैनी साहब की, हाँ, वीआईपी पार्टी। तो उनके लिए भी जो सीटें चाहिए वो सीटें कहाँ से आएंगी? तो ये कांग्रेस की जो 70 सीटों का आंकड़ा था, मुझे ऐसा लगता है इन्हीं में से कुछ सीटें इन लोगों को दी जाएंगी। बाकी आगे बात करते हैं। विचित सर, ये जैसा सर ने ही बोला, उसको बात को आगे बढ़ाने, क्या अभी भी महागठबंधन के लिए तेजस्वी सबसे बेहतर चेहरा है और एनडीए के लिए नीतीश? चूँकि बीजेपी खुद कह रही है कि नीतीश के नाम पर ही वो लड़ेगी, तो बीजेपी नीतीश को अपना सबसे अच्छा चेहरा मान रही है, और इधर तेजस्वी सबसे बड़ा चेहरा इसलिए हैं, या एकमात्र चेहरा इसलिए है कि आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन असल चीज़ चेहरा बनने में नहीं है, उस चेहरे पर दांव कौन लगा रहा है। तेजस्वी को मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चिंता यही सता रही होगी कि कहीं कांग्रेस उनका उद्धव ठाकरे न कर दे। जिस तरह से उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद का ऐलान कर दो, अपना ही मुख्यमंत्री बना लो, कुछ तो कर लो, लेकिन कांग्रेस जो है कुंडली मार कर बैठ गई, जो उसकी पुरानी फितरत है कि सहयोगियों को जब लगे कि वो उभार पर हैं तो उनको सलाम ठोको, जब लगे कि वो बिखर रहे हैं तो ठोकर मार दो। तो कांग्रेस इस बार भी लगता है कि बिहार में वहीं अभी उम्मीद पाले हुए है कि क्या पता 4-5 महीने में हमारी स्थिति और मजबूत हो जाए और तब हम कुछ और बार्गेन कर पाएँ, क्योंकि कांग्रेस को हर हाल में जो उसकी आप पूरा उसका राजनीतिक जो राजनीतिक घटनाएं उसके देखें बिहार में, उससे यही लगता है कि वो चाहती है कि वो 70 सीटें अगर पिछली बार लड़ी है तो 70 का 71 हो जाए, 69 ना हो जाए, 69 ना हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती है। वो फिर चुनाव मन से लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, उसके बड़े नेता प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कितनी सीटों पर जमानत अपनी गंवाएगी, वो कितनी सीटें हारेगी, ये सब चुनाव के बाद तय होगा। वो सब के लिए वो तैयार रहती है, लेकिन लड़ेगी ज़्यादा सीटों पर। तो इसीलिए तेजस्वी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन करीब करीब आरजेडी एनडीए के बराबर ही चुनौती ये भी है कि कांग्रेस को कैसे सेट करके रखे, क्योंकि कांग्रेस को साधना कोई आसान काम नहीं है। कांग्रेस सत्ता से बाहर जरूर है, लेकिन कांग्रेस अपने तिकड़म से बाहर नहीं है। संजय सर, एक चीज़ तो ये है कि मतलब तेजस्वी के साथ कोई खेला वेला तो नहीं करने वाले हैं राहुल जी, नंबर 1। नंबर 2 कि एनडीए में बार बार क्यों आ रहा है कि नीतीश के चेहरे पे लड़ेंगे, नीतीश के, फिर कोई एक बयान आ जाता है बीच में किसी का भी, नायब सिंह सैनी साहब का, वहाँ भी कुछ क्या मामला गड़बड़ है क्या कुछ? देखिए, 2 हमने बड़े अच्छे संवाद सुने और मैं वहाँ से शुरू करूँगा। नीतीश वाली बात पे सुमित जो कह रहे थे उससे मैं काफ़ी हद तक अग्री करता हूँ। दूसरा, इन्होंने जहाँ ख़त्म किया कि कांग्रेस सत्ता से बाहर है लेकिन तिक्रम से बाहर नहीं है, और कांग्रेस जो एक 2004 में वो नारा लेकर के आई थी, सरकार चलाना हमें आता है, वो उस समय क्लिक कर गया था। सरकार चलाना नहीं, बहुत सारे और भी चीज़ चलाना उनको आता है। स्थिति क्या है बिहार में? कांग्रेस मेरे ख्याल में 2005 का चुनाव अलग से लड़ी थी रामविलास पासवान के साथ, फरवरी वाला जो चुनाव अदरवाइज वो आरजेडी के उस पे लगती है, और हर आदमी जानता है कि आरजेडी का जो सपोर्ट बेस है उसके कारण अदरवाइज कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कुछ समय पहले बड़ी चर्चा हुई थी जिस समय नए अध्यक्ष बनाए गए थे कि नए वहाँ पर्यवेक्षक वो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वो अलग चाहते हैं अपना चुनाव लड़ना, और जो आए हैं वो लालू के पुराने वाले। लेकिन देखिए, कांग्रेस का कितना भी कह लीजिए 7-8% का वोट बेस है। मेरा टाइम जाए, 7-8% का वोट सपोर्ट बेस क्या ट्रांसफरेबल है? आपका 7-8% है, लेकिन क्या वो वोट आरजेडी को ट्रांसफर है? मायावती ने बार बार कहा, और इसीलिए फिर वो कभी गठबंधन में नहीं गई उनके साथ, कि उनका सपोर्ट बेस जो है वो ट्रांसफरेबल। कांग्रेस का सपोर्ट बेस है कहाँ, कोई ये तो बता दे। 7-8% में कास्ट कौन से हैं, ये भी मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ज़्यादा वो इंसिस्ट करेंगे तो ये जो चर्चा आप कर रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट क्या था या बाकी कुछ क्या था, कांग्रेस ज़्यादा बार्गेन कर नहीं सकती। लालू जी का एक जरूर सॉफ्ट कॉर्नर था कांग्रेस के लिए,
सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि वो बड़ी लड़ाई के उसमें थे। अभी वाले में मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी चीज़ का प्रतिबद्धता है। नीतीश कुमार वाले, चूंकि वो हमारा टाइमर दिखा रहे हैं, तो मैं बस उस चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ। नीतीश कुमार को लेकर के जाना, एक ग्रेसफुल विदाई देना चाहते हैं नीतीश कुमार को। पिछला चुनाव नीतीश कुमार ने कहा था मेरा आखिरी चुनाव है। नीतीश अपना चुनाव कभी नहीं लड़ते। बाय द वे विधानसभा वो नहीं लड़ते, तो ये चुनाव भी उनके नेतृत्व में 2.5 मिनट हो गया। फिर से मैं वापस आऊंगा सेकेंड राउंड में। शादाब जी, नहीं देखिए, यहाँ कांग्रेस की तो बात हुई, तो मैं थोड़ा बीजेपी पे ज़रूर कहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो ये कह रहे थे कांग्रेस तेजस्वी के साथ खेला करेगी। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के साथ कोई खेला हो जाए, और अभी खेला नहीं हुआ तो हो सकता है बाद में खेला हो जाए। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को बचाना, इंटैक्ट करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम रहेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, नीतीश कुमार के जो नंबर 2, नंबर 3 हैं, वो सभी नेता बीजेपी की गोद में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक केंद्रीय मंत्री बने थे, उन्होंने कैसे कोशिश की नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की, ये भी किसी से छुपा नहीं है कि कैसे वो गए, किस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को उनको हटाना पड़ा। बीजेपी कैसे खेला करेगी, ये पशुपति पारस के साथ भी खेला हुआ। पिछली सरकार में शामिल थे, इस बार ऐसे बाहर किए गए कि उनको भी पता नहीं चला कि हमको सारे सांसदों का टिकट कट गया, और जो भतीजा बाहर था वो भतीजा अंदर आ गया, चचा बाहर हो गए। तो खेला पशुपति पारस के साथ भी हुआ। आज वो भटक रहे हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी महागठबंधन में आने की बात कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं अभी इन्विटेशन नहीं मिला है, लेकिन इन्विटेशन मिलेगा। साहनी साहब हैं, वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी पार्टी को भी भाजपा ने तोड़ा। याद होगा आपको कि उनके एमएलए भाजपा की गोद में चले गया। वो भाजपा के सबसे बड़े सपोर्टर थे और घूमते थे हेलीकॉप्टर में बीजेपी नेताओं के साथ। तो मुझे लगता है कि देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो हाँ, मछली खिला रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो इसमें बेनिफिशियरी है वो बीजेपी है। देखिए, जिसने बीजेपी के साथ जो लोग रहे हैं, आप चले जाइए साउथ में, नवीन पटनायक ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, ज़्यादातर बिलों पे साथ थे। आज वहाँ भाजपा की सरकार है। आप उनको देख लीजिए, वाईएसआर को देख लीजिए, जगन मोहन रेड्डी को देखिए। बीजेपी ने धोखा तो नहीं दिया भाई, नहीं धोखा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हर मुद्दे पे सपोर्ट किया था। अपना भला, अपना बेस तो मजबूत करना चाहिए। मैंने बोला नहीं कि नवीन कुमार उन्होंने धोखा दिया। मैंने संग में नवीन बाबू का जिक्र किया, इसीलिए नहीं, हम तो टाइम बचा के रखिए अगले राउंड में। हम तो टीडीपी को भी बोलेंगे कि जो टीडीपी, जो चंद्रबाबू नायडू ने क्या बोला इस बीजेपी सरकार के खिलाफ, आज उनके समर्थन से ये सरकार चल रही है। तो अगर हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है इस पूरे जो गठबंधन है या जो अलायंस है, मुझे लगता है कि बीजेपी हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि जो आने वाले समय में जो है इसका सबसे बड़ा राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ हो सकती है, और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। इस चुनाव में नहीं, लेकिन इसके बाद, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा होगा। इसी चुनाव में मिल जाएगा। पंकज पुराण का दूसरा हिस्सा छोटा सा। कैमरा ऑन होते ही इनका रूप एकदम से चेंज हो जाता है। अच्छा, दूसरे राउंड में उन्होंने बीजेपी को टिकट नहीं कहा, दोनों को। ये बताइए कि चेहरा कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चुनाव में? क्या चेहरे पे चुनाव होगा, कौन दावेदार, या खेला इस बार कुछ और होने वाला है? मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले इनको बताऊं कि मैं बीजेपी को भी तिकड़मी मानता हूं। क्योंकि सवाल आरजेडी और कांग्रेस का था, इसलिए मैंने कांग्रेस को कहा। देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टियां और बड़ी पार्टियां होती हैं, वो बड़ी मछलियों की तरह होती हैं, वो छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। तो इसलिए आप ये भ्रम में मत रहिए कि हम बीजेपी को पक्ष में बोल रहे हैं। एक तो ये हुआ। अब आप बोल रहे हैं चेहरे की बात, तो भारत में कायदे से तो हमारा लोकतंत्र, संसदीय व्यवस्था है, तो इसमें तो चेहरा नहीं होना चाहिए। सब लोग मिल करके लड़ें, राजनीतिक दल लड़ें, जीत कर आएँ, जिसको सांसद या विधायक चुन दें वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। संसदीय लोकतंत्र भी एक तरह से चेहरे पर ही लड़ा जाता है। यहाँ चुनाव बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर और तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, ये बात बार बार उठ रही है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को ऐसे समय में छोड़ करके वो उसके लिए उगलत निगलत पीर घनेरी हो जाएगी। अगर छोड़ देती है तो ये संदेश जाएगा कि देखो ऐन मौके पर छोड़ दिया। और उनके साथ जो एक ईबीसी और ओबीसी वोट का एक बड़ा ये है, विरासत उनकी है नीतीश कुमार की, महादलित भी, वो छिटकने का डर रहेगा। तो बीजेपी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती है। चुनाव के बाद हो सकता है कि चुनाव के कुछ समय बाद हो कि उन्होंने खुद ही इच्छा जताई है, वो नहीं चाहते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। उनकी जगह उनके मंत्री, उनके पुत्र कोई बढ़िया मंत्रालय पा सकते हैं,
कुछ भी हो सकता है चुनाव, लेकिन चुनाव तक ये नहीं करेगी बीजेपी। जो शादाब भाई ने कहा वो बहुत अच्छी बात कही कि बीजेपी इसमें सबसे फायदेमंद दिखती है, लेकिन बीजेपी ही फायदेमंद नहीं दिखती है। अगर अच्छे से दांव चले तो कांग्रेस फायदेमंद दिख सकती है, कांग्रेस दांव चलेगी नहीं, उसका इतिहास बता रहा है पिछले कुछ दिनों का कि वो चलेगी नहीं। अगर कांग्रेस वास्तव में वैसे कांग्रेस क्या चल सकती है? हम बताते हैं, कांग्रेस का दांव क्या हो सकता है? मैं बता अच्छे रहा हूँ से सर, कांग्रेस का अच्छे से दांव ये है कि कांग्रेस 70 सीटों की जिद न करे, इससे बढ़िया बढ़िया दांव कुछ नहीं हो सकता बिहार में। दांव छोड़ना ही कांग्रेस का दांव हाँ, है। कई बार होता है। भगवान दावा छोड़ने को दाव भगवान कृष्ण रणछोड़ दास कहलाए, तो इससे वो कोई आपको कई बार पीछे भी हटना पड़ता है। लंबी छलांग के लिए आप पीछे आते हैं तभी ये करते हैं। तो हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे इसमें? हम बोल रहे थे कि कांग्रेस की हालत वो ग्रेट ब्रिटेन जैसी है। दुनिया में ग्रेट ब्रिटेन की जो हालत है ना, 1925 के बाद 1925 तक दुनिया के 25% हिस्सा पे उसका राज था। उसके बाद से जो ख़त्म हुआ तो 100 साल के बाद भी हम लोग भी पत्रकारिता में हम लोग भी कुछ लिखने लगते हैं, तो उदाहरण के यूएस में क्या हो रहा है और यूके में क्या हो रहा है ये जरूर देते हैं। वो वही जो लेगेसी वाला है ना कि बड़ा हाँ, पावर था। कांग्रेस का भी बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती थी। लोग अभी तक उस हैंगओवर से ओवरकम नहीं कर पाए। तो बिहार में कांग्रेस की वही स्थिति है। 70 क्या, उसको 7 सीट लड़ने की भी हैसियत नहीं है कांग्रेस तो वही के बात है ना कि दादाजी हाथी रखते तो थे। जीती थी, कितना? 19 तो जीती थी भाई, 70 में 19 तो जीती थी। 70 में 19 तो हम भी अपनी पार्टी बना के जीत वो लेते हैं। आरजेडी का सपोर्ट था भाई, आरजेडी का सपोर्ट बेस है जहां एमओआई इंटैक्ट उनको मिलता है। 70 में कांग्रेस जैसी पार्टी अगर 19 जीती, उस चुनाव में भी मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस अगर वाकई अच्छे से लड़ी होती, जैसे 70 सीटों में लोकसभा में भी एक 3 सीट मिनट, जीती है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि 3 सीट जीत करके बहुत बड़ा पराक्रम कर दिया है, तब तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता है। लेकिन 70 में 19 नहीं, कांग्रेस 35 सीट जीत सकती थी। लेकिन आप देखिएगा कि कांग्रेस के नेताओं ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, केंद्रीय नेतृत्व ने। जैसे गुजरात के चुनाव में 2022 में कोई नेता प्रचार करने नहीं गया, भगवान भरोसे छोड़ दिया था। बिहार को भी उन लोगों ने भगवान भरोसे छोड़ दिया था। तो ये कम सीटों पर लड़े। दूसरी बात कि आरजेडी को सपोर्ट करें, और जैसे आरजेडी और ये समझौता जरूर कर सकती है कांग्रेस कि जब लोकसभा का चुनाव हो तो हमें ज़्यादा सीट दें, ऐसे भी होते हैं। और अभी आप आरजेडी को ज़्यादा दीजिए, सीपीआई एमएल को दीजिए, दूसरे जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ ये करिए। कम सीट लड़ करके भी आप ज़्यादा जीत सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देकर बंद करूँगा कि 2015 में जब गठबंधन बहुत मजबूत था, लालू, नीतीश और कांग्रेस लड़े थे। कांग्रेस को मात्र 41 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस 26 या 27 सीटें जीत गई थी। तो आप अगर हो सकता है कि आप 40 सीट लड़ें और आप 25 जीत जाएं। बनस्पत की पिछली बार 70 में 19 जीते थे, आज 9 या 10 जीतने से बेहतर होगा कि आप कम लड़िए और ज़्यादा जीतिए। उस समय प्रशांत किशोर थे ना। एक कुछ आप ठीक है बोल लीजिए। नहीं, जैसे सर ने कहा कि भाई कांग्रेस जो है कम सीटों पे लड़े और कांग्रेस कमज़ोर हुई है। देखिए, गठबंधन की राजनीति कांग्रेस की एक मजबूरी रही है। आप देखिए कांग्रेस कैसे कमज़ोर हुई उत्तर प्रदेश में, जब उसने मुलायम सिंह यादव से गठबंधन किया सपा से, तो उस वक्त कांग्रेस का आधार चला गया, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समय राज करने वाली पार्टी कांग्रेस रही। आप बगल के स्टेट झारखंड चले जाइए, कांग्रेस ने वहाँ जेएमएम के लिए बड़ा स्पेस छोड़ा, और खुद उनके सिर्फ 3 मंत्री हैं और बाकी मुख्यमंत्री भी जेएमएम का है और सारे मंत्री जेएमएम के हैं। आप बिहार आ जाइए, तो बिहार में उन्होंने लालू यादव से गठबंधन किया था, क्योंकि आप देखिए कि जिस समय भाजपा का उभार था तो उस समय कांग्रेस का एक कन्वेंशन हुआ था शिमला में, जिसमें उसने तय किया था, महाधिवेशन हुआ था कि हम अब गठबंधन की राजनीति में जाएंगे। और उसके बाद तमाम गठबंधन अलग अलग राज्यों में किए गए। जैसे तमिलनाडु में उन्होंने डीएमके के साथ गठबंधन किया, लालू यादव के साथ किया, भाजपा को हराने के लिए मुलायम सिंह के साथ करते रहे। अब वो उस गठबंधन को तेजस्वी आगे बढ़ा रहे हैं, तो कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है। तो जो एक आप कह सकते हैं कि जो 2 विचारधारा की लड़ाई देश में चल रही है, सेकुलरिज्म वर्सेज जो भाजपा की पॉलिटिक्स है, तो उसमें कांग्रेस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस सैक्रिफाइस नहीं करेगी तो जो आज जो स्थिति है उसमें और ज़्यादा नुकसान होगा, कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अगर बिहार में तेजस्वी यादव और कांग्रेस अलग अलग लड़ जाएं और पूरी सीटों पर लड़ जाएं, तो आप दोनों क्योंकि दोनों का इसको समझिए कि वोट बैंक एक है।
भाजपा का, कांग्रेस का और जो 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 सेकुलर पार्टीज़ हैं, चाहे आप यूपी में चले जाइए, मुलायम सिंह हो गए, अखिलेश यादव हो गए, आप चले जाइए झारखंड में जो जेएमएम का वोट बैंक है, आप बिहार में आइए जो तेजस्वी का वोट बैंक है, ठीक उसी वोट बैंक पे कांग्रेस का भी क्लेम है। तो ये कांग्रेस की समझदारी है। ये ज़रूर ये ठीक कह रहे हैं कि 70 के बजाय कम सीटों पे लड़ ले, लेकिन ये गठबंधन उसकी मजबूरी है, और मुझे लगता है कि ये जो मजबूरी है ये अभी बनी रहेगी, ये बढ़ सकती है, घट नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर हुई है और वो डिपेंड हुई है, जो रीजनल पार्टीज हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड हो गई है। मतलब शादाब जो कह रहे हैं, मतलब वो लुआब ये है कि कांग्रेस जो है अपना दावा छोड़ती चली जाए, अपना जो विस्तार है उसको और कम करती चली जाए, सिकुड़ती जाए सिकुड़ती जाए सिकुड़ती जाए, तो कांग्रेस के लिए हित में है। समस्या देखिए, जो इश्यूज़ हैं, मान लीजिए बिहार चुनाव होगा तो फिर से आप इश्यूज़ में जाएंगे, जो बात पंकज शुरू किए थे कि आप गठबंधन तो बना लिए, गठबंधन को आगे लेकर के जाएंगे क्या, किस इशू पे जाएंगे? आपके पास कहने को क्या है? कांग्रेस के पास, कांग्रेस का जिस समय राज था, मैं वही कह रहा हूँ, कन्हैया कुमार लीड कर रहे हैं बिहार में कांग्रेस का आंदोलन, पलायन रोको नौकरी दो। बात क्या कहते हैं कि सड़क बनाओगे तो पानी लूट करके ले जाएगा, मतलब सड़क मत बनाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार का मत होने दो। ये पलायन की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? लालू और कांग्रेस का, बाद में जब कांग्रेस का रेजिम ध्वस्त हुआ, लालू प्रसाद यादव आए, यहाँ जो भी लोग बिहार के बैठे होंगे या सुन रहे होंगे, बिहार से वो पलायन का दौर हुआ हर तरह से, स्टूडेंट का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, बिजनेस मैन का, सबका वो पलायन का दौर शुरू हुआ। अभी एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे मैं जानता हूँ जो वापस बिहार जा कर के इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना इंटेलेक्चुअल कैपिटल, कुछ पैसे, और वहाँ जा कर के रह रहे हैं या लौट करके जाने की सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि राहुल जी जब जाते हैं तो अपनी पदयात्रा 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाते इस समय जो गए, और राहुल जी ने जाकर के जो वहाँ पे ज्ञान दिया, मतलब प्रचंड ज्ञान था हमारे लिए। तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन की बात कही कि हो नहीं हो, अब राहुल जी जो कहते हैं वही कांग्रेस वाले लोग समझते हैं। उसके पहले मतलब आपका स्ट्रेटजी कोई चीज़ थॉट हो, आरजेडी की जब भी बात होगी तो जंगल राज की बात होगी, तेजस्वी यादव के अपने क्रेडेंशियल्स की बात होगी कि आपके पास मतलब सिवाय आप फेस हैं इसलिए कि लालू यादव के पुत्र हैं, उस फेस की बात होगी। बाकी जो है मुकेश साहनी और फलाने चिलाने, मुकेश साहनी ठीक है, मतलब मछली खिलाते हुए या बाकी चीज़ दोनों बहुत गलबहियाँ शेयर कर रहे हैं, राहुल गांधी के पास भी बहुत सारे गलबहियाँ शेयर कर रहे हैं, आपके पास कहने को कुछ नहीं है। तो अंत में तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे? हमने नौकरियाँ दी। भाई वो नौकरी आपकी नहीं थी, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री के उसमें जा कर के दी। जितने समय भी आए उसके बाद बाकी जो केस वेस के मसले हैं वो अलग मसले हैं। लालू जी का एक करिश्मा अलग लेवल का था, मैं उनकी राजनीति से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और उनके ही दौर में बिहार से बाहर निकला। आप आज की जो बैठक है, आपने आरजेडी के लोग का तो नाम ले लिया कि फलाने थे, आप रिसर्च के मास्टर हैं, रिसर्च करके आए थे। कांग्रेस की तरफ से बिहार का कौन बैठा था? जिनके मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल। तो बिहार के मसलों की कितनी जानकारी है? अंत में आप जो पोस्चरिंग कर लें, मतलब आपके हालत वो पिलियन राइडर पे बिठा दें तो आप खुश, न बिठाएं तब भी आपको मजबूरी में कितना जगह देते हैं। आगे तो ड्राइविंग सीट पे वो हैं, पीछे 2 पिलियन होंगे, 3 पिलियन होंगे, 4 पिलियन होंगे, उनको डिसाइड करना है और उस पर आपकी जगह कहाँ पे होगी। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उस महागठबंधन के सामने। और मत भूलिए कि बिहार का जो नया बिहार का लोग है वो एस्पिरेशनल हो गया है, उसको ये चाहिए, वो बाकी जगहों की तरह अपने को भी प्रगतिशील देखना चाहता है। बगल में यूपी है, यूपी बिहार हम एक वर्ड में कहते हैं, लेकिन मैं उसको डिहाइफनेट करता हूँ। यूपी और बिहार एक जैसे नहीं हैं, मतलब यूपी में काफ़ी कुछ बदल चुका है, बिहार में बदलाव का दौर शुरू हो या चल रहा है। क्या उस बदलाव के दौर को बिहार आगे बढ़ाना चाहती है या फिर और कुछ वो चाहती है? इशू वहाँ जा कर के फंसेगा, उस पर महागठबंधन के लोगों को जवाब देना होगा। पंकज सर, अच्छा हाँ ठीक, हाँ इसमें 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं, क्योंकि ये चीज़ रिकॉर्ड पे आई है अपने शो में। बिहार की बैठक में कांग्रेस की तरफ से बिहार के 2 नेता थे, प्रभारी और अध्यक्ष, राजेश कुमार जो कि अध्यक्ष हैं और कृष्णा अलावरू जो कि वहाँ के प्रभारी हैं। तो उसमें आरजेडी के 3 नेता थे, कांग्रेस के 5 नेता थे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कृष्णा अलावरू, राजेश कुमार और एक और कोई वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल। एक्चुअली जो वीडियो आया है उसमें वो नहीं दिखे हैं, तो इससे एक मैसेज गया है कि वो नहीं। फोटोज़ भी आई हैं, फोटोज़ भी आई हैं,
और दूसरी बात, शुरुआत में बिल्कुल पहले कमेंट में मयंकी ने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ते कहाँ हैं, वो एमएलसी हैं। चुनाव नहीं वरना जाने कितने कब चुनाव लड़े थे मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। मैं गूगल करने की कोशिश कर रहा था। विधानसभा का एक चुनाव लड़े, एक बार विधानसभा लड़े, हार गए थे, और उसके बाद फिर शायद दूसरी बार विधानसभा लोकसभा में पार्लियामेंट लड़े, जब सीधा वो पार्लियामेंट आए थे। हाँ। और लास्ट वही पार्लियामेंट का जो चुनाव माने वाजपेयी सरकार का था, वही चुनाव वो डायरेक्ट लड़े। वो एमएलसी हैं, वो एमएलसी ही रहेंगे इस बार भी। और इस बार तो तबीयत भी साथ नहीं दे रही है, तो एमएलसी ही रहेंगे। उनके बेटे के लड़ने की बात खूब चल रही है। आज भी बेटे का बयान आया, बेटा धीरे धीरे करके ये जो चुनाव है ना बिहार का, सबसे खास बात यह है कि लालू और नीतीश शेरा के खत्म होने का चुनाव है। ये यूथ का चुनाव है। इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में होंगे। इस बार नीतीश जी के बेटे हैं, तेजस्वी ऑलरेडी लड़ रहे हैं, राहुल, ये राजेश कुमार भी नया चेहरा बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है। कृष्णा अलवरू जो जिसके प्रभारी बनाए गए हैं, मुझे नहीं पता कर्नाटक के हैं कि केरल के हैं, वो जहाँ के भी हैं, वो उनकी खुद की उम्र 35-40 साल की है। इज वेरी यंग, आंध्राइट, सॉरी आंध्राइट। तो मतलब इसे नया चुनाव, बिल्कुल एक नया तरह का बिहार आपको देखने को मिलेगा इन चुनावों के बाद, जो भी नई लीडरशिप निकल के आएगी नवंबर दिसंबर के महीने में। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है ना, बिहार में आज भी उस चीज़ से बिहार बाहर नहीं आ पाया। आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा, बिहार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जाति आज भी सबसे इम्पोर्टेंट है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आज भी जातियों का बहुत ध्यान रखा जाता है। और वो जो समीकरण हम लोग, मुझे 28-30 साल हो गए इस प्रोफेशन में। बिहार के 5-7 चुनाव विधानसभा के, चाहे तो एक्टिवली ग्राउंड पे जाके या स्टूडियो में बैठ के कवर किए। एक चीज़ हम लोग बड़ा बोलते हैं, वो जिस दिन एग्जिट पोल आ रहे होते हैं, नतीजे आ रहे होते हैं, कि भाई 3 ताकतें हैं वहाँ पे, 33-33-33, या ऐसे कह लो 30-30-40। तो जो एक 30 है, नीतीश कुमार किसी का जो 30 है, वो जिधर भी जुड़ जाता है उसकी सरकार बन जाती है। लालू के साथ जुड़ा तो लालू की बन गई, बीजेपी के साथ जुड़ा तो बीजेपी की बन गई। और नीतीश कुमार ये करके पिछले 20-21 साल से सत्ता के मज़े ले रहे हैं। 20 साल हो गए मेरे ख्याल से, बीच में एक आध बार मांझी बने थे, अदरवाइज तो लगातार बने हुए। तो ऐसे मतलब इस परिस्थिति में आप समझिए कि जब बिहार का यूथ, जैसे कि संजय जी ने कहा कि मैं लालू यादव के एरा में बाहर निकल कर आया, अभी भी बहुत से लोग बिहार के हैं जो बिहार से निकल के बाहर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के इस दौर में बाहर आए हैं। नीतीश कुमार से आज भी बात करो, जंगल राज की बात करके वो 2005 से शुरू करते हैं, लेकिन जो आदमी 2005 में पैदा हुआ है उसको तो पता ही नहीं है। जिस बार वोट डालेगा 2025 में, उसने तो इन्हीं का राज देखा है। उन्होंने तो इसी का राज देखा है कि उन्होंने शराबबंदी की, लेकिन शराब मिलती है। और शराब नहीं मिल रही होती तो कैसे आदमी शराब पी के मारा जा रहा होता। रोज़ नकली शराब के मामले आते हैं, रोज़ घटनाएं आती हैं, कोई पकड़ा जा रहा है, कभी लोग बाग मारे जा रहे हैं। इस सब के बावजूद, और एक आखिर में चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं कि जैसे मैंने कहा कि ये चुनाव पूरी तरीके से इक्वली पॉइज्ड है इस वक्त तक। हम या अंदेशा या अंदाज़ा कम से कम मैं नहीं लगा सकता कि किसका पलड़ा भारी है। ये मैक्सिमम, क्योंकि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है मोटे तौर पर। उस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में जो आखिर के 10-15 दिन का जो चुनाव होगा, जिस भी खाते में वो 30% के लोग ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, वो गठबंधन सरकार बना लेगा। नीतीश कुमार उम्मीद करनी चाहिए ऐसा अभी भी, क्योंकि विरोधी पक्ष कह रहा है कि ये फिर से पलटी मार सकते हैं। मुझे नहीं पता पलटी मारेंगे, हालांकि खुद वो मना कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम नहीं जाएंगे। लेकिन वक्फ का जो बिल पास हुआ है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है, संजय झा, राजीव रंजन लल्लन, ये तमाम लोग वही भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने उसी तरह के भाषण दिए जिस तरह के भाषण बीजेपी के नेताओं के संसद में थे। पर नीतीश कुमार ने अब तक कुछ नहीं बोला है। बिल बन गया है, बिल लागू हो गया है। नीतीश कुमार का बयान मुझे नहीं याद आ रहा कि वक्फ कानून को वो कैसे डिफेंड करेंगे। अगर वो कहीं बैठेंगे, शोज़ में आएंगे या पब्लिक के बीच में जाएंगे, तो क्या कहेंगे वक्फ कानून को लेकर, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। पंकज सर, बात करूँगा। पहली बात नीतीश कुमार से, इन्होंने कहा नीतीश कुमार वही मैं पूछना चाहता हूं। हाँ, नीतीश कुमार सिर्फ जंगल राज की याद दिलाते हैं। बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं नीतीश कुमार को उन नेताओं में गिनता हूँ जो बहुत विजनरी हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ जंगल राज की बात, लालू यादव की, भाई साहब महिला वोटर को सबसे पहले पहचाना उसने। दलितों में फ्रैक्शन करके जो महादलित थे उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी नीतीश कुमार ने। पिछड़ों में भी अति पिछड़ों को हिस्सेदारी दी नीतीश कुमार ने। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के पंचायत लेवल पर महिलाओं का आरक्षण, नीतीश कुमार ने देश को रास्ता दिखाया भाई साहब कई मामलों में। ठीक है, उनकी उम्र वो चली, इस उम्र के पड़ाव पे हम आप सब इससे जूझ सकते हैं। आप कह सकते हैं ग्रेसफुली उनको पॉलिटिक्स से निकल जाना चाहिए, ये वो तय करेंगे, मैं नहीं तय कर सकता, जनता तय करेगी। दूसरी बात, मैं अभी नीतीश के कुछ कामों का जिक्र कर रहा था, क्योंकि उनके कामों को देखा हूँ मैं।
हर घर नल जल जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, ये स्कीम भी मूलतः नीतीश कुमार की है। अब शराबबंदी वाले पे आता हूँ, ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं। लेकिन आप अगर बिहार में जाएंगे और दलितों से, मुसहर से, इन सब से बात करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उसका असर कितना है। ठीक है, मार्केट में मिल जाता है। नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति है जिसने कि साहस दिखाया कि जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। कि कोई कर सकता है आज के दौर में कि अपने पार्टी के जिसको शोषित, वंचित, पीड़ित माना जाता है उसको मुख्यमंत्री बनाया। ये बात अलग है कि नहीं चला तो नीतीश कुमार ने फिर से, नीतीश कुमार ने बहुत सारे प्रयोग किए। दूसरी पार्टियों ने भी किया है। पहली बात ये मैं खत्म करता हूँ। दूसरी बात, तेजस्वी यादव उम्मीद बहुत बंधाते थे और अभी भी बंधाते हैं। नई किस्म की राजनीति करना चाहते हैं, लालू यादव से अलग दिखना चाहते हैं। हम और संजय जी वो जो बात कर रहे थे, लालू का वो एरा देखे हैं, लेकिन थोड़ी सी अलग किस्म की वो राजनीति करना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? वो ये गलती कर रहे हैं जो अखिलेश यादव ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में गलती की कि भाई ये आ गया मुकेश सहनी, हमको मल्ला वोट मिल जाएगा, ये फलानी जाति, ऐसे हमको वोट मिल जाएगा। आप जोड़ के आप पहुंचाना चाहते हैं 40-42% पे, MY आपका इतना। ऐसा आसान अंकगणित राजनीति में नहीं चलता है। ऐसा ही अखिलेश जी ने किया, उन्होंने राजभर जी को ले लिया, महान दल को ले लिया, जितनी भी पार्टी छोटी छोटी थी सबको समेट के एक बुके बना लिया, पर चला नहीं। क्योंकि आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं, जैसा संजय जी ने कहा कि आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। वो ऑफरिंग अभी तक महागठबंधन की तरफ से मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसको देख करके वोटर बहुत वो हो जाए। ये उनके लिए चिंता की बात है। इस पे महागठबंधन को सोचना होगा, काम करना होगा। मयंक सर, एक तो ये बात कि तेजस्वी को जैसे बोलने की लालू के बेटे हैं, इस तरह से संजय सर भी ये बोल रहे थे। 2020 तो फेस थे तेजस्वी, और लगभग वो आते आते उनको सत्ता नहीं मिली। वोटों के लिहाज से एकदम इक्वल हैं दोनों, सीटों में फ़र्क है। 110 इनकी आई महागठबंधन की, 125 आई उनकी। तो 5 साल पहले अगर वो उस चेहरे पे लड़के इतना बेहतर परफॉर्म किया तो क्या उसको खारिज कर देना चाहिए? और क्या अभी भी वो लालू के बेटे की छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं? या उससे इसका मतलब कि ये एजम्पशन है क्या कि लालू की लेगेसी उनके लिए उनको लिमिट कर रहा है क्या? हम नहीं मानते इस बात को। लालू की लेगेसी को उन्होंने रीडिफाइन किया है, लेकिन वो जो सर्ज मिला उनको लालू के बेटे होने का, वो उनको हमेशा फ़ायदा दे रहा। वो उसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस लेगेसी को डिस्कार्ड थोड़ी कर रहे हैं, उसको डिसऑन थोड़ी कर रहे हैं क्या कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। वो रीडिफाइन बदले बिहार में वो लालू की लेगेसी को अलग तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा भी उनको मिल रहा है। तो वो ऐसा नहीं कि ब्रेक कर रहे हैं। दूसरा, सुमित सर ने कहा कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है बिहार में। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट जो है सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ, और वो मतलब इसके लिए आपको थोड़ा सा क्राइम पॉलिटिक्स का जो आप देखेंगे कि अपर कास्ट डोमिनेटेड बिहार का पॉलिटिक्स 60s में ही ख़त्म हो गया था। और उसका कारण था कि वो जितने लठे अपर कास्ट वाले रखते थे वो सब नीचे वाली जाति के होते थे। उनको लगा कि हम इसके लिए जो लाठी उठा रहे हैं उससे अच्छा है कि मेरे पास लाठी है, मेरे पास नंबर भी है, हम खुद क्यों नहीं पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे। तो वहीं से जो प्रोसेस शुरू हुआ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट, कि जिसको लगा क्या कि मेरा नंबर संख्या बल ज़्यादा है, हम सीधा पॉलिटिक्स में आएंगे किसी के क्रचेस के थ्रू। ये बिहार में सबसे पहले हो गया, इसीलिए हमको बाहर से दिखता है कि कास्ट का बहुत बोल रहा है, जबकि आप देखेंगे कि ओबीसी का ही वोट एकदम से अलग अलग लोगों के पास अलग अलग को जाता है। ये कोई एकदम से सही नहीं है कि ओबीसी का वोट सिर्फ और सिर्फ लालू और नीतीश को जाता है, बीजेपी को भी जाता है खूब। साउथ बिहार जो अब झारखंड हो गया है, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार का वोटिंग का पैटर्न एकदम से अलग हुआ करता था। तो कास्ट हम लोग के लिए ये लेजी एनालिसिस है, हम पत्रकारों के लिए, कि एकदम से बिहार को या फॉर दैट मैटर किसी भी स्टेट के पॉलिटिक्स में हम सब जो है कास्ट इक्वेशन को ज़्यादा देखते हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं है। कास्ट में इतने कंट्राडिक्शन है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर इलेक्शन में नहीं रहता है, बिहार में भी नहीं रहता है। कुछ कह रहे थे। देखिए, कास्ट
लालू यादव की पूरी पार्टी जो है, या तेजस्वी यादव लिगेसी, अदरवाइज तेजस्वी यादव का क्या वजूद है? लालू यादव के पुत्र की ही पहचान है ना। राहुल गांधी की आज भी क्या पहचान है? अदरवाइज कांग्रेस पार्टी को सिरमौर नहीं होते, ये सिरमौर आरजेडी के नहीं होते। दूसरी चीज़ है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट इन्होंने मैंने एक फिलोसफिकल जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैंने 50 साल पहले रजनी कोठारी नाम के एक विद्वान हुआ करते थे जिन्होंने लिखा अरे हम आपकी प्रशंसा में कह रहे हैं भाई, हम आपकी प्रशंसा में कह रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस लालू यादव मंडल पॉलिटिक्स जो था, मंडल पॉलिटिक्स से सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव को। मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ जो 75 में, मतलब उसके पहले ज़्यादातर राम लखन सिंह यादव बीच में थोड़ा सा एक्सेप्शन हुए, बिहार में ज़्यादातर अपर कास्ट के मुख्यमंत्री हुए। 77 में कर्पूरी ठाकुर है, रामसुंदर दास है, जिस समय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद की सरकार कांग्रेस फिर से आई, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा। 5 साल में 4 मुख्यमंत्री, सारे के सारे। लालू यादव उसके बाद आते हैं और लालू यादव बैठ जाते हैं। उसके बाद लालू यादव गए, राबड़ी जी आई, नीतीश कुमार आए। ये हकीकत है कि बिहार में इस समय में अपर कास्ट का बनना मुश्किल है। यूपी में बीजेपी ने एक काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और उसमें वो सक्सीड किए, मतलब कोई सोच नहीं सकता था। महाराष्ट्र में किया उन्होंने जो सोच नहीं सकता, राजस्थान में अभी किया। आप सोच ही नहीं सकते थे कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट, मतलब ये कहा जाता था कि अब नॉर्थ इंडिया में तो अपर कास्ट हो ही नहीं सकता चीफ मिनिस्टर। अभी भी बीजेपी का दांव क्या है? सम्राट चौधरी पे। ये किस लिए है? क्योंकि कास्ट का इक्वेशन आपको वो सटीक करना है। अगर आप एम को वाई को माइनस कर दीजिए आरजेडी से तो बचता क्या है? नीतीश कुमार के साथ एडवांटेज जो है उनकी अपनी जो जाति है उसका बहुत 3% मैक्सिमम, ठीक है। कोई भी जोड़ देंगे तो 1% और बढ़ जाएगा, उतना वो मैक्सिमम वो सपोर्ट बेस उनका होता है। ये नीतीश कुमार की यूएसपी थी, जिसमें आप बियॉन्ड कास्ट या बीजेपी बियॉन्ड कास्ट जो हिंदुत्व वाले फोल्ड को समाहित करती थी। आप टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिहार हो कि दिल्ली हो, यहाँ भी आकर के वो कास्ट का फैक्टर वो आ ही जाता है। दिल्ली में नॉट सो मच, बाकी सभी जगह वो फैक्टर आ जाता है। आपका जो कास्ट बेस्ड पार्टियां जो हैं उनके साथ एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि करप्शन के केस, लठैती के केस, क्रिमिनलाइजेशन के केस उन पे लागू नहीं लगते नहीं हैं, उनके सपोर्ट बेस को इम्पैक्ट नहीं करते। बिहार में लालू यादव 5 केसेस में मतलब कॉन्विक्ट है चारों घोटाले के, वो नहीं लगता उन पे। जितना भी मान लीजिए तरह तरह के लोग, मतलब उनके राज्य में जो भी हुआ या यूपी में वो नहीं हुआ या कहीं और जयललिता के सपोर्ट बेस में उनके करप्शन पे उनके जीवन काल के बाद जरूर ह्रास हुआ, या कहीं और भी आप देख लीजिए, उन पे वो चीज़ नहीं स्टिक करता। ये एक अलग पहलू है। तो मैंने थोड़ा सा मतलब आपको आपकी प्रशंसा ही की, मैंने थोड़ा उस वर्ड को सिंपलर कंक्लूड करते हैं इसको। अगर मैं आखिर में एक चीज़ एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। पंकज जी ने ये करके मेरी तरफ 2-3 बातें बोली। पूरे सम्मान के साथ नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जो किया, पिछड़ों के लिए जो किया, वो मैं उनसे छीन नहीं रहा हूँ। वो जो किया है वो किया है, वो दिख रहा है, वो दिखेगा। कांग्रेस ने भी इस देश को भखड़ा नंगल दिया था, पर कांग्रेस पार्टी आज कहाँ है? कांग्रेस ने भी इस देश में पहला सैटेलाइट भेजा था, राकेश शर्मा उसी में गए थे। नहीं, मैं पूर्णेंदु को देख रहा हूँ, मैं जो मॉडरेटर था उससे बात करता हूँ। जो सेंटेंस बोला था मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। टॉकिंग टू द मॉडरेटर पूर्णेंदु शुक्ला। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो अच्छा काम किया वो उनका श्रेय उनको मिला, और इसी वजह से वो 20 साल शासन में, वो इसी वजह से 20 साल शासन किया उन्होंने। लेकिन आज की डेट में जब उनके कामकाज का लेखा जोखा लिखा जाएगा, जब उनकी पार्टी घट के 44 विधायक पे आ गई, पिछली बार बीजेपी 74 विधायकों पे है, उस सिचुएशन में वो भी तो उनकी पार्टी में तो मंथन चल रहा होगा ना, उनकी पार्टी में चल रहा होगा। कितने लोग उनके साथ बचे हैं उनकी पार्टी में? हम ही लोग कह रहे हैं यहाँ बैठ के, अभी शादाब ने शायद कहा या किसी ने कहा कि उनके जो नंबर 2 नंबर 3 हैं सब बीजेपी के साथ हैं। इसी मंच पे बात कही गई। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इंप्रेशन जा रहा है कि पूरी की तरह जेडीयू पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। इसलिए मैं फिर उसी बात पे वहीं ख़त्म कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने उस पर पिछले कमेंट में किया कि मैं नीतीश कुमार वक्फ पर क्या बोलेंगे मैं वो उनसे सुनना चाहता हूँ। हाउ ही विल डिफेंड द वक्फ कानून, वक्फ बिल जो संसद में पास हो गया है, मुझे वो सुनना है, मुझे वो जानना है। हाँ बोलिए। कहानी बताऊंगा।
फिर वक्त पे आऊँगा। ये इन्होंने पहले तो आधी बात बताई थी, इसीलिए मैंने इनसे कोई मेरा ज़मीन का झगड़ा तो है नहीं। नीतीश जी की बात पूरी बतानी चाहिए भाई, जो गड़बड़ी है वो ही बताएंगे जो है। आपने गड़बड़ी नहीं बताई, आपने अधूरी बात बताई। क्या मैंने कहा ना कि उनको राजनीति से इस वक्त रिटायर हो जाना चाहिए ग्रेसफुली। आपने नहीं बोला। हाँ। आपने भी आधी बात ही बोली। क्या आपने भी आधी मैंने कहा कि नीतीश कुमार शराबबंदी ने में जिस तरीके से पाला बदला, आपको उस पर भी प्रकाश डालना अरे चाहिए। भैया पूरे उससे बिहार बड़ा की जनता ने जब उनको दल माफ बदलू कर नेता दिया तो कौन है हम आज और देश की क्या राजनीति इस पे में? विश्लेषण विवेचना करेंगे। आपको पलायन का दर्द ज्यादा था, पलायन का दर्द ज्यादा लगा। हमको कोई प्लान का दर्द नहीं। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए। दूसरी बात ही मैं सर से एक मिनट जवाब लेंगे। हाँ, वक्त की बात कर रहे हैं। नोटबंदी का फैसला हुआ, तब नीतीश कुमार तो थे नहीं बीजेपी के साथ, नहीं थे ना भाई साहब। नहीं थे। मधुबनी में एक वाटसन स्कूल है, मेरा गृह जिला इसीलिए कह रहा हूँ। तो जब फैसला हुआ, पत्रकार लोग पहुँचे नीतीश कुमार के पास कि भाई नोटबंदी पर आपकी बाइट चाहिए। थोड़ी देर रुके, सर्किट हाउस में बैठे थे, बोला वाटसन स्कूल में मेरा प्रोग्राम है, जनसभा है, वहीं चलिए। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक थर्मामीटर है, वो थर्मामीटर लगाते हैं, उसके रिएक्शन के हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। जो लोग उनको पलटी चाचा 50 नाम कहते हैं, लेकिन वो आदमी यूं ही 20 साल से बिहार की पॉलिटिक्स का पिलर नहीं बना हुआ। कुछ तो बात होगी। अब आई उस कहानी पे। अब वाटसन स्कूल में गए नीतीश जी, मंच पे खड़े हो गए, हर तरह से आ रहे थे नोटबंदी के फैसले पर। लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था, मतलब पत्रकार बिरादरी ने, कि वो नोटबंदी के फैसले का विरोध करेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। मंच से ही उन्होंने कहा आप सबकी क्या राय है। पूरी जनता ने कहा कि बहुत अच्छा है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। उन्होंने कहा तो हम इस फैसले के साथ हैं। तो ये जो कह रहे हैं वक्फ वाला ना, थर्मामीटर लगेगा, एक दिन जवाब आएगा। एक मैं सर बस एक छोटा सा जवाब ले लो, क्योंकि बार बार ना पलायन को लेके सवाल उठ रहा है। तो 2005 से तो नीतीश जी का वो है, क्या पलायन के लिए अभी भी लालू यादव ही जवाब देंगे या बाद के लोग भी जवाब देंगे? पलायन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो डेमोग्राफिक फैक्टर है। पूरे देश में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश 90s के बाद पॉपुलेशन गिरना शुरू हो गया, ग्रोथ बहुत कम हो गया बिहार को छोड़ के। और हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो ज्योग्राफी का बहुत सारा लेसन रटते थे, तो उसमें था क्या है कि सब ज़्यादा घनत्व कहाँ है पॉपुलेशन का, तो पश्चिम बंगाल हुआ करता था। 2011 में वो चेंज हो गया बिहार, और बिहार अब बहुत डिस्टेंस से आगे है। और उसका ऐतिहासिक कारण है कि 90s में के बाद से बिहार का पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गया। वहाँ जगह ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कैपेसिटी नहीं है कि वहाँ जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको पढ़ा सकें। वहाँ के हेल्थ केयर में कैपेसिटी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? उसके समाज में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, हाँ, तो इतने सत्ताधीश बैठे सबको, हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हाँ सबको एंटिसिपेट करना चाहिए था और उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए था। उसको प्लान करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। इसमें जी थोड़ी सी राय मेरी अलग है। आप ये जो पलायन की बात कर रहे हैं, तो बिहार में पलायन की समस्या है, तो इसके लिए राज्य सरकार भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है। आप इसको जनरलाइज मत करिए कि यूपी में पलायन, हमारे यूपी में क्यों घुस रहे हैं आप? अभी हमारे हो गए, अभी आप बिहार में थे, अभी आप यूपी में आ गए। नहीं, ये बात है, समस्या है। 6 बजने वाले इसीलिए यूपी आ गए। नहीं, हम सब की किस्मत एक ही है, पैदा हुए। पहले मैं सर को बोल, जब भी वो बोलते हैं कोई ना कोई जवाब शाम नहीं। के 6 बजने वाले हैं ना, बिहार से यूपी आ गए। हाँ, नहीं, अरे सर, अरे बात तो कंप्लीट कर दीजिए। मैं पैदा हम सब की किस्मत एक ही है, पैदा हुए बिहार में, अब यूपी के बासिंदा हो गए हैं। खत्म करो भाई। नहीं, ठीक है, आज के लिए यही छोड़ देते हैं, अगले बार फिर इनके उस बात पे आएंगे। तो चर्चा शुरू हुई महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेके, और वो बिहार का 360 डिग्री आपने देखा, पॉलिटिकल एनालिसिस अभी मौजूद है। आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।